अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। अमेरिका और ईरान के मामले के ऊपर हॉर्मुज़ पर स्टैंड ऑफ बरकरार है। मुज़ाकरात के सिलसिले में सूरत हाल बड़ी मुबहिम है। मामला किस तरफ जाएंगे, इस सिलसिले में ख़बरें कुछ अच्छी गर्दिश नहीं कर रही हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका इस बात पर गौर कर रहा है कि ईरान के ऊपर एक और हमला किया जा सकता है, और इस हमले से मुतल्लिक़ दावा किया जा रहा है ज़राए से कि ये मुख्तसर मगर शदीद और बहुत शदीद हो सकता है। इन सारी ख़बरों के चलते आज काफ़ी दिनों बाद पर्शियन गल्फ डे के मौके पर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई ने एक बयान जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार कुछ यूँ किया है कि 28 फरवरी को जंग के आगाज़ के बाद ख़ित्ते में तब्दीलियाँ हुई। नए मरहले में ख़ित्ते की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल बदल रही है। खलीज फ़ारिस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। तेहरान और खलीजी हमसाया ममालिक का मुकद्दर मुश्तरका है। आबी रास्तों पर दुश्मन की रुकावटों का खात्मा किया जाएगा और आबना हॉर्मुज़ के नए नज़्म से अमन, तरक्की, माशी फ़वायद हासिल होंगे। अपनी एक इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। ये जो 28 फरवरी से पूरी जंग लगी, इसके बाद से वो किस तरह से रीशेप होता हुआ देखते हैं इस खित्ते को, जहाँ पर इस वक्त बहुत सारी हलचल हो रही है एज वे स्पीकिंग। साथ ही साथ एक काबिल गौर बात यह भी कि गुज़श्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर और रूसी सदर पुतिन की बड़ी तवील तकरीबन 1-1.5 घंटे तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है, जिसका एजेंडा ईरान यूएस वॉर बताया जाता है। इसके ऊपर भी अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं कि जो मामला ठना हुआ है अमेरिका और ईरान के दरमियान, ये किसी एस्केलेशन में तब्दील हो सकता है। अमेरिका इस बात के ऊपर गौर भी कर रहा है और तैयारियां भी कर रहा है कि ईरान के ऊपर एक और हमला करे। इसमें क्या इम्कानात हैं, हमारे तज्ज़ियाकारों की राय जानते हैं। हमें ज्वाइन करें सारी डिस्कशन के लिए इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, डॉक्टर कमर चीमा साहब और इफ्तिखार फिरदौस साहब भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच जी, आप दोनों हजरात का हमें स्पेशली ज्वाइन करने के लिए। इफ्तिखार, आपसे शुरू करना चाहते हैं हम। हमें थोड़ा सा बताइएगा, ये जो खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है ज़राए से और ये दावा किया जा रहा है बैनुल-अक़वामी मीडिया की तरफ से कि कुछ प्लेसमेंट्स भी ऐसी नज़र आती हैं अमरीकी जो चाहे वो बहरी जहाज़ हों या फिर उनके एसेट्स हों, मिलिट्री एसेट्स हों खित्ते में उनकी, और फिर कुछ ऐसी ब्रीफिंग्स दी गई हैं जिससे इशारे मिलते हैं कि एक और कार्रवाई हो सकती है अमेरिका की ईरान के ख़िलाफ़। कितने इम्कानात हैं, इशारे क्या जाहिर करते हैं, और क्या अमेरिका में इस वक्त कैपेसिटी है ऐसा कुछ करने की दोबारा? देखिए अलीना, जिसका जिक्र जो है वो आपने किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सेंटकॉम के चीफ जो हैं वो डिब्रीफ कर रहे थे एक्सियोस के मुताबिक, और फिर वॉशिंगटन पोस्ट जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है, जो दोनों अमेरिकी जो खबर रसां इदारे हैं, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ये ब्रीफिंग दी जा रही है। जो अटैक्स के हवाले से है, जो शॉर्ट एंड प्रिसाइज स्ट्राइक्स की जो बात की जा रही है, उसके हवाले से जो अब तक इत्तलाहात आई हैं और जो हमारे अपने ज़राए हैं वॉशिंगटन में या जो पॉलिसी नेटवर्क्स के अंदर इस टाइम पे मौजूद हैं, तो दिस वाज नॉट समथिंग के इनएविटेबल नहीं था। जो इस किस्म की स्ट्रैटेजीज थी, क्योंकि ये जो प्लान था ये इमीडिएटली जो है फोर्सिबल फ्यूचर के अंदर जो है वो आने वाला था, क्योंकि ये बातें काफ़ी वक्त से गर्दिश कर रही थी और ये प्लान काफ़ी वक्त से जो है वो तैयार हो गया था। जो उसके अंदर चेंजेस आई हैं, उसके अंदर आपने एक और ख़बर भी जो है वो देखी होगी, जिसके अंदर जो अमरीकी एयर कैरियर है, एयरफोर्स का जो स्ट्रक्चर है, जो उनका बहुत बड़ा कैरियर है, जो जहाज और सारे इक्विपमेंट्स जो है गल्फ में, पर्शियन गल्फ में उनका था, तो वो 3 थे। एक उनमें से उन्होंने वापस कर दिया और 2 जो है इस टाइम पर जो है वो रह गए हैं। तो जब पूछा गया कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, तो उसको डैमेज एक्चुअली हुआ था और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक्चुअली बंद करने के लिए 2 काफी थे, इसलिए उन्होंने 2 वहां पर जो है वो ठहराए थे। जो पोस्चरिंग इस टाइम पर जो है वो की जा रही है, उसके अंदर मैं ये नहीं समझता कि जंग की एपेटाइट जो है वो है। आई डोंट थिंक कि जंग की एपेटाइट इस टाइम किसी पार्टी के हक में है। और जो कंसिस्टेंट एक ब्लॉकेट जो है वो बना हुआ है, वो एक मैक्सिमम प्रेशर की सस्टेन करने के लिए है। अगर आज आपने जिस तकरीर का जो है वो जिक्र किया, सॉरी वो स्टेटमेंट थी जो मुश्तबा जो नए सुप्रीम लीडर जो आए हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। अब ये भी जो है अगर आप इसको डाइसेक्ट करें तो पिछली जितनी स्टेटमेंट दिन के अंदर जो है वो आई थी, वो या तो वीडियो पैगामात होते थे या
या वो फिर ऑडियो पैगामात होते थे। ये रिटन के फॉर्म की शक्ल में जो है वो आया है, जिसपे जो इरानियन मोज़ैक आर्किटेक्चर है, क्योंकि वो जिस तरह उनका एक स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है पॉलिसी का, गवर्नेंस का, मिलिट्री का, उसके अंदर ये एक बहुत डाउटफुल पैराडिम है कि सुप्रीम लीडर खुद जो है वो कोई बयान क्यों नहीं अपनी अल्फाज के अंदर जो है वो दे रहे हैं। और जो कालीबाफ साहब ने जो स्टेटमेंट जो है वो दी है, उन्होंने एक बहुत क्लियर कट ईरानियन मौकफ जो है वो सामने रखा है कि ये एक मैक्सिमम पॉस्चरिंग है। अमेरिका ये समझता है कि शायद 30 दिन के अंदर हमारे वेल्स जो हैं, जो कुएं हैं जिसे तेल निकाला जाता है, ये जो है सूख जाएंगे। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो प्रोडक्शन जो है वो उसकी जारी है। इसके बरक्स जो ईरान ने क्लेम किया है, जिसके कोई हम वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो थे वो 20 मिलियन बैरल्स पर डे जो है उस पर जा रहा था, जब ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर था। कल ईरानियन स्टेट मीडिया ने जो है वो क्लेम किया है कि हम अभी भी 15 मिलियन बैरल्स जो है वो यहाँ से जो है वो पहुंचा रहे हैं, दूसरे ममालिक एक्सपोर्ट भी जो है वो कर रहे हैं। हम इसको वेरीफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि जो सिचुएशन इस टाइम पर जो है वो बनी हुई है, अगर हम उसको समराइज करने की कोशिश करें तो उसमें एक चीज बहुत एविडेंट है, अगर किसी किस्म की भी मिसकैलकुलेशन हो तो ये एक जंग का जरिया जो है वो बन सकती है। फिलहाल जो बातें हैं वो सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक हैं। What do you mean by miscalculation? इसको थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। जी बिल्कुल, आई विल इलैबोरेट ऑन दैट। जो मिसकैलकुलेशन की हम बात कर रहे हैं, अगर तो किसी ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को मजीद इसके अंदर कोई मूवमेंट करने की कोशिश की, या अमेरिका ने जो है कोई अटेम्प्ट किया, क्योंकि अभी तक वो मीटिंग के ऑफिशियल उसका कोई स्टांस आया नहीं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को मीटिंग दी गई थी, जो ब्रीफिंग दी गई थी, उसका जो है उन्होंने अल्टीमेटली क्या जो है वो हल जो है वो निकाला है। उन्होंने अपने सिर्फ ट्रूथ सोशल से जो है एक ट्वीट जो है वो पोस्ट जो है वो डाली थी, जिसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को जो है वो ट्रंप का स्ट्रेट जो है वो करार दिया था, यानी ऑब्वियसली उनके स्ट्रेट ऑफ ट्रंप उन्होंने उसको करार दिया था। और वो ऑब्वियसली उनके इंटेंशंस भी जाहिर करता है, लेकिन ऑब्वियसली वो उनका एक तरीकाकार भी है कि किस तरह वो रिडिक्यूल करते हैं। और फिर वो उस पर ईरान का जो है वो रिएक्शन आया, क्योंकि आज उनका जो है वो गल्फ डे है, जिसके ऊपर उन्होंने जो है सारी तकरीरें वगैरह जो है, और वो 400 साल जो है वो मना रहे हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी इफ्तिखार, क्योंकि ये जो मुश्तबा खामनेई ने बयान जारी किया है, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान है। किस तरह से वो आगे देखते हैं या इस जंग के बाद देखते हैं जो पूरा खित्ता है मिडिल ईस्ट को शेप अप होता हुआ, इससे मुतालिक हम आगे जाके बात करते हैं। पहले ये आपने दिलचस्प बात की है कि इशारे गो के पोजीशनिंग ऐसी है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि इस वक्त दोनों पार्टीज़ में से कोई भी, खासकर अमेरिका, इस जारहियत की तरफ जा सकता है? गुज़श्ता रोज़ बात करते हुए डॉक्टर चीमा साहब ने इस बात का इजहार किया था कि उनको कभी इम्कान लगता है कि अमेरिका शायद कुछ ना कुछ जारहियत कर सकता है। चीमा साहब, आप कहिएगा सर, जिस तरह की इस वक्त बात हुई है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कल जो रूसी सदर और अमरीकी सदर के दरमियान बड़ी तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू, फिर ईरान और यूएस का मामला ज़ेर गौर आना, और उस वक्त जिस वक्त इराक़ची कुछ ही दिनों पहले रूस गए थे और वहाँ से सपोर्ट का बयान लेकर आए थे, इसकी क्या अहमियत है सारे के सारे सिनेरियो में? जी बहुत शुक्रिया अलीना शेख साहबा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिकन कभी भी रशिया से सपोर्ट नहीं लेंगे ईरान के साथ किसी किस्म के अपनी कोई लॉन्ग टर्म डील कंक्लूड करने में। उसकी वजह एक तो ये है कि रशियंस तो चाहते हैं कि ईरान यहाँ पे इंगेज रहे और अमेरिका भी यहाँ पे इंगेज रहे, क्योंकि देखें इस वक्त रशिया क्या कर रहा है, वो तो अपने ही तेल बेच रहा है। रशिया क्या कर रहा है, उसका जो फोकस है अमेरिकन का वो तो मिडल ईस्ट में चला गया। तो और अमेरिकन भी जरा नहीं चाहेंगे कि ये उनको किसी किस्म की कोई जो है वो सपोर्ट रशिया से मिले, बल्कि वो जैसे मैंने कहा है वो तो चाहते हैं कि ये मामला जो है वो इसी तरह चलते रहें। मुझे लगता है कि ट्रंप साहब जो हैं वो जाहिर बात है चाहते होंगे कि वो सुनना चाहते होंगे कि ईरानियंस क्या प्रपोजल शेयर कर रहे हैं या क्या पर्सपेक्टिव उनके साथ लेके आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली रशिया का कोई ट्रस्ट लेवल नहीं है अमेरिका के साथ, क्योंकि ट्रंप के लिए ये बड़ी एक डिफिकल्ट पोजीशन में आ गए थे कि वो समझ रहे थे मैंने फटाफट इनके साथ जंग खत्म कर लेनी है, और तकरीबन 1.5 साल होने को है, उनको कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ जो है वो ज़रूर इम्पॉर्टेंट है।
तेल भी रशिया बेच रहा है, इंडिया को अलाउ कर दिया अमेरिकन ने कि आप रशिया से तेल ले लें, वो मुसलसल तेल बेच रहे हैं। तो उनके लिए ये जो सिचुएशन है, आपको याद है रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर रशिया ने बहुत तेल, उसकी इकोनॉमी भी बेहतर हुई, तो वो अभी भी ये समझते हैं कि ये चीजें जो है ये कंटिन्यू शायद रहना चाहिए मेरी असेसमेंट में। देखिए असल मसला ये है कि जो डोमिनेंट नैरेटिव अमेरिका के खिलाफ जाता है, यूएस मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, यूएस ऑपोजिशन, वेस्टर्न एलाइज, इन्फ्लेशन किसी हद तक दुनिया में, ईरान ने उस तरह सरेंडर नहीं किया जिस तरह वो सोच के बैठे हुए थे, तो ये हम सोच लेते हैं कि बेसिकली अमेरिका अंडर प्रेशर है। जो महंगाई अमेरिका के अंदर है, मुझे नहीं लगता कोई लंबी चौड़ी वहां पे कोई इतनी पैनिक है। उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट थोड़ी बहुत जरूर उनको पे करनी पड़ेगी, लेकिन ये हो नहीं सकता कि वो थोड़ा सा इससे बैक डाउन कर जाएंगे। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो यूएई ने ओपेक से बाहर निकले हैं, समहाउ पीछे अमेरिका की जरूर सपोर्ट होगी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जरूर चाहते हैं कि एक एनर्जी डोमिनेंस में उनका किरदार हो, उनके साथ पार्टनर ज्यादा अटैच होने चाहिए, वो अपना एक नैरेटिव एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एनर्जी वर्ल्ड के अंदर। तो इस चीज को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि वो इसमें जो है वो चीजें हो। तो मुझे लगता है कि कोई खातर खा फायदा नहीं होने वाला। ये जो रशिया के साथ जो बात थी, वो जो बात आप कर रहे हैं आज, और जो एक्सिस की स्टोरी है जिसका कल मैंने भी जिक्र किया था कि मुझे लग रहा है ये ऐसे है, और वो इंटरव्यू भी आ गया, मुझे लगता है ये दोबारा स्ट्राइक करेंगे। ईरान बहुत ओवर कॉन्फिडेंट प्ले कर रहा है। जो ईरानी नए सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट है वो कोई इंक्लूसिव अप्रोच नहीं है। वो खित्ते के ममालिक को ये कह रहे हैं यहाँ से आप किसी के साथ काम नहीं कर सकते, यानी कि वो उनकी सोवरेनिटी के अंदर इंटरवीन कर रहे हैं कि अगर वहां पे मिलिट्री बेसिस है तो ये आपको नहीं रखनी चाहिए। अब वो अपना ऑर्डर देना चाहते हैं, वो अपना फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अगर वो इंक्लूसिव अप्रोच नहीं रखते वहां पे तो कैसे, और एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है जीसीसी ममालिक और बाकी मिडिल ईस्टर्न ममालिक और ईरान के बीच में। मेरा ख्याल है कि ईरान को उसको एड्रेस ज्यादा करना चाहिए अगर ईरान खित्ते में सपोर्ट चाहता है। ईरान इस चीज पे बैठा हुआ है। आज मैं कल भी गलीबाफ साहब की स्टेटमेंट देख रहा था कि जी कीमतें बढ़ जाएंगी, जी हम खित्ते पे इन मुल्कों पे हमला करेंगे, तो उनकी ज्यादा फोकस इस चीज पे है कि ट्रंप को हम इस चीज पे डराएं और डील से बाहर रहें और ना सरेंडर करें और ना हम वो माने जो हमें कह रहे हैं। मेरा ख्याल है ये कोई इतनी जो है वो प्रॉपर सोच नहीं है। उनको इस मौके पे एक अच्छी डील कर लेनी चाहिए थी। अगर वो नहीं करना चाहते तो जारी बात है उनका अपना एक नेशनल इंटरेस्ट है, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, वो आज़ाद मुल्क हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जितना लंबा कर रहे हैं इसकी उनको कॉस्ट जरूर पे करनी पड़ेगी। और सारे कार्ड्स ईरानियंस के पास नहीं है, गो के सारे कार्ड्स अमेरिकन के पास भी नहीं है। लेकिन जारी बात है वो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन की जो एक होता है वो तो अमेरिकन वो मेरा ख्याल है उस रास्ते पे दोबारा जाएंगे ताकि ईरान को दोबारा एक सीरियस एक्टर बनाया जाए शायद। अच्छा, ये जो आप बात करें कि अच्छी डील कर लेनी चाहिए थी ना, अच्छी इज़ ऑल्सो रिलेटिव। महमल की तरफ ये पॉइंट लेके चलते हैं। महमल, इस वक्त तक जहां मामला बना हुआ है और ख़ासकर आज मुश्तबा खामनाई की स्टेटमेंट आना, क्या आपको भी इसके ऊपर यही लगता है कि ये इंक्लूसिव अप्रोच नहीं है, या फिर आप समझती हैं कि इस वक्त ईरान जिस तरह से अपनी कार्ड्स खेल रहा है वो चीज़ें उसके हाथ में है, कंट्रोल में है मामला अभी भी? देखिए अलीना, पहली तो चीज़ ये कि जो आयतुल्लाह की जो स्टेटमेंट आई है उससे एक चीज़ जो है वो साफ जाहिर है कि ईरान जो है वो अमेरिका की धमकियों से नहीं डरने वाला। ये जो सारी स्टोरीज भी आ रही हैं कि शायद एक अटैक दोबारा किया जाए, शायद ये दोबारा से जंग जो शुरू की जाए, तो वो बेसिकली एक मैसेजिंग अमेरिका के लिए भी है कि आप करना चाहते हैं आप करें, हम भी तैयार हैं। अच्छा, फिर अलीना दूसरी चीज़ जो है हमने ये भी देखा था कि जो स्टोरीज आई थी अमेरिकी मीडिया के अंदर ही कि शायद जो है ये असेस कर रहे हैं अमेरिकी इंटेलिजेंस कि अगर ट्रंप डिक्लेयर कर देते हैं विक्ट्री, जो कि वैसे तो वो मेरे में कोई 100 दफ़ा कर चुके हैं ऑलरेडी ये इतने ये हफ्तों के अंदर, लेकिन अगर वो इस तरीके से डील के उस तनाजुर पे देखा जाए तो वो डिक्लेयर कर दे तो क्या ईरान की तरफ से रिएक्शन आएगा। तो मेरे ख्याल में इस स्टेटमेंट को उस तनाजुर में भी देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो उन्होंने बात की है वो यही है कि अमेरिका की हार हुई है, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट, इस तरह के जो है वो बात की गई है। तो ये भी एक अमेरिका को मैसेजिंग है कि आप अगर ये डिक्लेयर करना भी चाहें तो दुनिया जानती है कि, और आपके अपने मुल्क के अंदर भी, आपके अपने मीडिया के अंदर भी ये बात हो रही है कि ईरान ये जंग नहीं हारा।
और परसेप्शन वाइज अमेरिका जो है वो ईरान का बिगाड़ नहीं सका। जो डैमेजेस और जो उनकी लीडरशिप की शहादतें और उनके लोगों की शहादतें, वो जो है ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा नुकसान ज़रूर हुआ, लेकिन क्या उससे ईरान के अंदर जो ये गोल्स कह रहे थे कि हम अचीव कर लेंगे, क्या उनमें से कोई भी हदफ अचीव हुआ कि नहीं? तो इस वजह से ये एक उस तनाजुर के अंदर भी देखा जाए, ये वो वाला मैसेज है। अच्छा अलीना, देखें ये बात सही है कि बड़ा ही एक फ्रेजाइल किस्म का ओपन एंडेड सीज फायर है, क्योंकि इस तरह तो हमें कोई तारीख का भी नहीं मालूम। पिछली दफा तो हमें मालूम था कि अच्छा जी 2 हफ्ते के लिए इस दिन एक्सपायर हो रही है और उसके बाद एक्सटेंशन जो होगी, तो उसकी वजह से परेशानी ज़रूर है। और वो परेशानी जो है वो पूरी दुनिया को ही है, वो मेरे ख्याल में सारे खित्ते के ममालिक को भी है। और क्योंकि आप देख लें आज जिस तरह क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं, मतलब वो कितनी ज़्यादा जो है बढ़ गई हैं, तो उसके नुकसानात तो सबको ही होंगे। लेकिन जो एक और चीज़ अलीना, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी अभी इधर बात की कि ईरान जो है वो बाकी ममालिक को और ख़ासतौर पर जो पर्शियन गल्फ के ममालिक हैं उनको क्या दे रहा है। अच्छा मुझे जो स्टेटमेंट के अंदर मुझे तो ऐसे लगा कि जो उन्होंने एक मैसेज दिया है वो ये है कि सब ईरान और जो बाकी पर्शियन गल्फ के जो ममालिक हैं, नेबर्स हैं, इनकी एक कॉमन डेस्टिनी है। वो बेसिकली ये कहना है, उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये जो आउटसाइडर्स बाहर से आकर और वो इस तरह की जो इंटरफेरेंस है वो करते हैं, यानी कि बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि आप इनके ऊपर रिलाई ना करें। वो मैसेज ये है कि इससे बेहतर है कि अगर हम सब मालिक जो हैं जो आपस में एक साथ बैठकर कोई जो है मामलात को आगे बढ़ाए, हल करें। जो ईरान ने वैसे भी अभी जिस तरीके से डिप्लोमेसी भी की है कि वो ओमान भी गए हैं, वो रशिया भी गए हैं, जो ये ट्राई स्टेट विजिट था, उसके अलावा उन्होंने सऊदी अरब और कतर के साथ भी जो उन्होंने बात की है, और भी वो जो अपने एलाइज और जो इर्द गिर्द के मालिक उनसे बातचीत वो कर रहे हैं पाकिस्तान के थ्रू भी। हाँ, अमेरिका और जो उनकी डील है वो तो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल में कि अब वो रैली ये कर रहे हैं कि हम अपने इन लोगों को थोड़ा सा जो बाकी ममालिक इनको रीअश्योर भी करें। हमने ये देखा है अलीना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, ये ईरान को भी मालूम है और ये सबको मालूम है कि चंद ममालिक ऐसे हैं खासतौर पे गल्फ के अंदर भी, जिनको जो अमेरिका को भी पंप कर रहे हैं, आप एक तरह से जिस तरह कहते हैं ना, कि या उनको वो प्रेशराइज भी कर रहे हैं कि आप ना निकलें इधर से, क्योंकि ये ईरान के कंट्रोल में नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो सकती। ये जो चीज़ें, और हमने देखा है ये जो सारी जो एक नया जो हम नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो ये रीजनल और ऑब्वियसली ग्लोबली भी ये चीजें काफी चेंज हो रही हैं। उसके अंदर कुछ अपने आप को सर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन उनका जो लेंस है वो वो इजराइल और अमेरिकी लेंस से वो देख रहे हैं, वो अपने आप को उस ब्लॉक में डालना चाह रहे हैं। हालांकि मेरे ख्याल में कि एक्चुअली अगर सारी जो ये जीसीसी कंट्रीज और ये रीजनल वाले इकट्ठे हुए, ये अंदाजा होना चाहिए कि असल उनका कॉमन दुश्मन इजराइल है और अमेरिका तो उसका साथी है। तो उनकी इस चीज के अंदर कि वो ईरान के साथ कोई ईरान को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें या अमेरिका का साथ दें, इस सारी चीज में इसका उन्हें फायदा नहीं होगा। इसका जो है ना सिर्फ पूरे खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में कि ये जो सीज फायर है, आई होप कि ये भी खबरें आ रही है कि शायद नया जो ईरान के होगा ड्राफ्ट उनकी तरफ से चंद दिनों में जो है मिल जाएगा जी, वगैरह आ जाएंगे। तो ये बैक एंड फोर्थ जो है ये होती रहे और इसका फाइनली कोई ना कोई हल निकल आए, बेशक फिलहाल शॉर्ट टर्म निकले, क्योंकि दुनिया जो है मेरे ख्याल में ये जंग मुतामिल नहीं हो सकती अब। और जिस तरह से सब डेडलॉक भी है, आई थिंक इसकी भी नहीं मुतामिल हो सकती जिस तरह से अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा इसकी वजह से। अनसर्टेनिटी तो है, लेकिन हॉर्मुज ने ब्लॉकेड ने इस वक्त मामला बिल्कुल अलग बना दिया ना। इस वक्त तो पूरी दुनिया एक चोक होल्ड में है, माशी चोक होल्ड में है। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा सर, क्या ये जो इत्तलात आ रही हैं अमेरिका के एक और जारहियत की या फिर एक और अटैक की ईरान के ऊपर, क्या ये दबाव बढ़ाने का टैक्टिक हैं डील के सिलसिले में, या फिर आपको लगता है कि इस वक्त ऐसे इशारे मिल रहे हैं? मैडम शेख, बात मैं तो हमेशा यहाँ से शुरू करता हूँ और मेरा ख्याल है कि मेरी राय है कि बात अगर यहाँ से शुरू की जाए तो बात क्लियर हो जाती है कि ये ग्रेटर इसराइल की जंग है। ये ईरान के तेल और गैस पर कब्ज़े करने के ख्वाब हैं और ये मस्जिद अक्सा से ताबूत सकीना तक की जंग है, पहली बात। दूसरी बात, इस दुनिया की बदनसीबी है कि अमेरिका के सदर ट्रंप हैं। आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने जो एक अपनी फ़र्ज़ी तस्वीर शाया की और बंदूक उठाकर, और ऊपर उन्होंने लिखा नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी अभी भी वो ख़ुद को नाइस समझते हैं। और मैं हैरान हूँ इस बात पे कि वेनेज़ुएला पर हमला, ईरान पर 2 हमले, गाज़ा, नाइजेरिया, सोमालिया समेत 8 मुल्कों के पर हमले उनके दौर में, पोप लियो पर तनकीद, फ्रांसीसी सदर के मजाक, अपने सियासी मुखालफिन को जानवरों से तशबीह देना, टैरिफ जंग और पता नहीं क्या क्या।
और दिमाग की दही बना के रखी है उन्होंने पूरी दुनिया की, और अभी भी वो अपनी फर्जी जन्नत में रह रहे हैं और कह रहे हैं मिस्टर नाइस गाय हूं मैं, और अब मैं नहीं रहूंगा। अगर ट्रंप साहब अमेरिका के सदर ना होते तो कभी भी ये जंग ना होती, पहली 12 रोज़ा और दूसरी 12 रोज़ा 39 रोज़ा। और अगर जंग हो भी जाती तो ट्रंप साहब सदर ना होते तो अब तक मुआहदा हो चुका होता। तो पहली बात बदनसीबी की बात है कि ये बड़ा एक अजीबोगरीब ट्रायका बन गया है, ट्रंप साहब, नेतन्याहू और पीछे से सेहूनी लॉबी। दूसरी बात ये ज़हनों में रहे, तीसरी बात कि ये इस वक्त ट्रंप साहब दबाव में हैं, उनको एक बहुत बड़ी फतह चाहिए, फतह का टैग चाहिए। वो गलती कर बैठे हैं, वो ब्लंडर उन्होंने मारा है अपनी ज़िंदगी का, ईरान पर हमला करने का। ईरानी वो नहीं हैं जो वो समझ रहे थे, ईरानी वेनेजुएला वाले नहीं हैं, बाकी मुल्कों की तरह नहीं हैं। तो लिहाजा उन्होंने एक बड़ी गलती की, ब्लंडर मारा, और अब वो मुसीबत में हैं। और क्या कुछ नहीं, अभी वो कह रहे हैं कि बड़े शार्ट हमले होंगे, बड़े ताकतवर हमले होंगे, क्या कुछ नहीं कर लिया गया ईरान के खिलाफ। 40-45 साल इक्तसादी पाबंदियाँ, 12 रोज़ा पहली जंग, 39 रोज़ा दूसरी जंग, पूरे वसाइल, जदीद टेक्नोलॉजी, हर किस्म का असला, रैबर शहीद, 40 मरकज़ी लोग अस्करी और सियासी शहीद, 20,000 हमले, 12,500 से 13,000 जगहों पर हमले। और अब उसके बाद क्या मिला? क्या ना ईरान ने सरेंडर किया, ना ईरान में बगावत हुई, ना ईरान में रिजीम चेंज हुआ। अब है अमरीकी साख खतरे में है, अमरीकी वर्ल्ड ऑर्डर को खतरा है, अवाम खिलाफ हैं सदर ट्रंप के, मकबूलियत ज़मीन पर है, मिड टर्म इलेक्शन सर पर हैं, अपनी पार्टी में मुखालफत बढ़ रही है, अक़वाम मुत्तहिदा साथ नहीं है, नेटो साथ नहीं है, इत्तेहादी साथ नहीं है। मशरिक़ वुस्ता में जो अरब मुल्क जो कल तक फ़ख्र करते थे, सिर्फ 2-4 जुमले, जो कल तक फ़ख्र करते थे कि हमारे ऊपर अमरीकी छतरी है, आज वो सवालात उठा रहे हैं और अहदाफ हासिल नहीं कर पाए। और आखिरी बात, मैं बहुत दफ़ा सुनता हूँ कि अच्छी डील कर लेनी चाहिए। पहले तो मुझे ये बताइए कि अच्छी डील होती क्या है? क्या है ईरान के लिए अच्छी डील? 2015 में मैं वियना में जब ईरान ने मुआहदा किया 6 सुपर ताकतों के सामने कि, और वो मुआहदा ओबामा दौर में, तो क्या उसके बाद वो मुआहदा यक तरफा किसी सदर ट्रंप को तोड़कर हमला करना चाहिए था? दूसरा, 2 मरतबा मुज़ाकरात हुए, दोनों मरतबा मुज़ाकरात छोड़कर वो हमलावर हो गए, और दोनों मरतबा उधर से स्टीव विटकॉफ थे और जेरेड कुशनर थे और इधर से अब्बास इराक़ची थे। डील क्या करनी चाहिए? यानी ईरान को प्लेट में रख के अमेरिका के हाथ हवाले कर देना चाहिए, तेल और गैस दे देना चाहिए। ईरान ने किया क्या है? ईरान ने कहा है कि पहले ये गारंटी दिलाएं मुझे कि मुझ पर दोबारा हमला नहीं करेंगे आप। ये अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर कोई जहरियत हो तो हम ये नहीं कहते, कोई भी मुल्क ये नहीं कह सकता। दूसरा, उन्होंने कहा कि अपना हुर्मज़ का मामला तय करते हैं और फिर आते हैं इस पे आखिरी 2 जुमले। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि वो अच्छी डील क्या है। सरेंडर, यानी इतनी शहादतें करवाने के बाद, इतना नुकसान करवाने के बाद, इस राय का इजहार डॉक्टर साहब ने किया ना, ब्रेक पे जाते हैं डॉक्टर साहब से वापस आके, करवाने के बाद आप कहते हैं अच्छी डील। वो अच्छी डील है क्या? सर ये जानते ना, क्यों आराम से भट्टी साहब आराम से डील क्यों लड़ना चाहिए आपने उसके लिए? नहीं, मैं भट्टी साहब पैनल पे नहीं लड़ना चाहिए, पैनल पे नहीं लड़ना चाहिए, पैनल पे आराम से हम सवाल अपने मुल्क के लिए, अपनी सरजमीन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी सरजमीन के लिए और अपने आप के लिए। कोई बात नहीं, हारते भी लोग हैं, लेकिन तारीख में जब हार लिखी जाए तो ये लिखा जाए कि आखिरी दम तक लड़ा था। एब्सोल्युटली भट्टी साहब, आपके जज्बात का हम बिल्कुल एहतराम करते हैं। वहाँ जंग जब छिड़ी होती है तो उसके अंदर मुख्तलिफ पहलू देखने होते हैं, और अब जंग के पार एक और मरहला है ना, नेगोशिएशंस। ये जब मुज़ाकरात चल रहे होते हैं तो इसलिए सिर्फ जोश नहीं, होश से भी काम लेना पड़ता है। लेकिन ये जो सवाल है कि ईरान के लिए अच्छी डील से क्या मुराद है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंटली, ये जो मुश्तबा खामनेई साहब ने स्टेटमेंट जारी किया है, इससे क्या मुराद है? इसमें ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है ईरान की, उसका भी जिक्र करते हैं, और उससे मुतालिक उन्होंने बड़ी एक सख्त लाइन ली है। इसको ज़रा ज़ेर बहस लाते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त ईरान अमेरिका का स्टैंड ऑफ और आगे की सूरत हाल क्या बन सकती है। रिपोर्ट्स बड़ी तशवीशनाक आ रही हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले शायद भट्टी साहब ने एक सवाल उठाया, डॉक्टर साहब आपकी तरफ वो लेके आना चाहते हैं। आपने कहा कि ईरान को अच्छी डील कर लेनी चाहिए थी। भट्टी साहब कहते हैं ये क्या अच्छी डील है? माजी तो बताता है कि जैसी मर्जी आप डील कर लें, अमेरिका वही करता है जो उसने करना होता है।
जी, बहुत अच्छा बात की है भट्टी साहब ने। देखिए, सवाल सिंपल सा है कि 2016 में ईरान ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जब साइन किया 1.5 साल लगा के, तो बहुत टफ नेगोशिएशंस की और कुछ नहीं माना और सारी चीजें ईरान की फेवर में थी। जब ये 28 फरवरी को जिनेवा के अंदर ईरान ये मान गया कि मैं जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको डाउन ब्लेंड करने को तैयार हूं, जो कि वो 2016 में नहीं मानना था। क्यों माना था ये? बिकॉज उसको पता था कि मेरा जो रेजिस्टेंस नेटवर्क है, मेरा जो डिटेरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो खत्म हो चुका है। सीरिया मेरे हाथ में नहीं है, चीजें अब डायरेक्ट ईरान के अंदर होनी है। अब ईरान मेन लैंड है जहां पे हर 2, 4, 6 महीने बाद इजराइल ने अमेरिका को प्रोवोक करना है कि जाएं और वहां पे हमला करें। तो ईरानियंस बहुत सारी चीजें आप 2016 में एक और डील करते हैं, अभी और डील करते हैं, क्यों मान गए थे? इसके बावजूद अमेरिकन जो हैं वो उन्होंने हमला कर दिया, तो वो तो एग्रेशन था। हमने तो उसकी मुखालफत की, इंटरनेशनल लॉ की। ईरान आईए का मेंबर है, ईरान एनपीटी का मेंबर है, इसके बावजूद हमला कर दिया जाता है। आईए ने कभी नहीं कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, लेकिन फिर भी हमला कर दिया जाता है। अब अच्छी डील मैं इसलिए कह रहा हूं, देखें, ईरान को यह भी तो चाहिए कि वो जीसीसी ममालिक का ट्रस्ट विन करे। ईरान को इस चीज का पता है कि स्पॉइलर है, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रंप साहब के इर्द गिर्द, और इजराइल स्पॉइलर है। इनसे बचना कैसे है? कई दफा आपने अपने दुश्मन से बचना भी होता है और अपने आप को बचा के, अपनी कैपेबिलिटी सेव करके अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार करवाना है। सिर्फ लड़ के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके अपने आप को 5 साल 10 साल पीछे छोड़ देना भी कोई, मैं समझता हूं, देखें, ईरान एट द एंड ऑफ द डे उसकी अपना नेशनल इंटरेस्ट है, तो जो मर्जी फैसला करें। लेकिन मैं समझता हूं कि यही अच्छी डील है कि जीसीसी ममालिक के साथ भी करीब हों। आज जो मुज्तबा खामनाई साहब की स्टेटमेंट आई है, वो कोई इंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं है। वो खित्ते में अपना ऑर्डर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। वो ये नहीं है कि आए मिल के चलें। वो कहते हैं, बाकियों कहते हैं वो करो जो हम कहते हैं। मैं तो मुझे इसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ, इसके ऊपर मैं आई थिंक बड़ा जरूरी है बात कर। भट्टी साहब प्लीज मुख्तसर जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छी बात की है चीमा साहब ने। पहली बात तो ये है कि जो मिडल ईस्ट और ईरान है, इनके सदियों के एक झगड़े हैं, वो लम्हों में नहीं हो सकते, क्योंकि ये बड़ी दूसरी किस्म की एक लड़ाई है। दूसरी बात, फ़र्ज़ कर लीजिए अच्छी डील ईरान कर लेता है, उसके बाद कौन है जो ये गारंटी दिलाएगा कि सदर ट्रंप और नेतन्याहू दोबारा हमलावर नहीं होंगे, ईरान पर खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, डील की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, जंग की? कोई है बंदा, कोई है मुल्क? कोई जवाब चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब, आप इंटरजेक्ट करना चाहते हैं? जी, जो ब्रॉडर प्रपोजल डिस्कस हो रहा है भट्टी साहब, उसके अंदर ये बात है, ईरान ये हमेशा के लिए ये चीज चाहता है कि हमारे ऊपर दोबारा हमला ना हो, लेकिन क्योंकि फ्रेमवर्क बाहर नहीं आ रहा, ये बड़ा पॉइंट है ईरान का और बड़ा लेजिटिमेट और वैलिड पॉइंट है कि इंटरनेशनल लॉ की मौजूदगी में उनके कानून को तोड़ के उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो ख्याल है ये ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन पॉइंट इसके फ्रेमवर्क आएगा तो पता चलेगा। आई थिंक इसी प्रेमिस में इफ्तिखार ये बताएं, आज जो मुश्तबा खामनई साहब की स्टेटमेंट आई है जिसमें वो ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम है, कैपेबिलिटीज हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा कौमी असासे के तौर पर। ये क्या सिग्निफाई करता है? इससे क्या मुराद ली जाए एक ऐसे वक्त में जिस वक्त न्यूक्लियर का मामला इंतहाई हसास पॉइंट बना हुआ है या मेन स्टिकिंग पॉइंट बना हुआ है? ये कहना क्या बताता है ईरान की आगे नेगोशिएशंस की अप्रोच के बारे में? देखें, जो इनिशियल बात निकल के आई थी मस्कट के विजिट के बाद भी, क्योंकि उसका बैकग्राउंड बताना थोड़ा ज़रूरी है, जिसके अंदर हमारे जो इंफॉर्मेशन है, सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनके हेड्स जो रीजनल कंट्रीज़ के थे, उनकी मस्कट में जो है वो मुलाकात हुई, जिसमें ईरानियंस ने उनको इस बात का जो है वो पावर जो है वो कराया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, दोनों पर अलग-अलग बात जो है वो करना चाहते हैं। लेकिन हम इसको थोड़ा पीछे जो है वो ले जाते हैं, क्योंकि ईरानियंस जो थे वो दोनों चीज़ों पर बात करने के लिए इनिशियल जो है वो तैयार थे। और आपको याद होगा कि जब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुआ तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दोनों साइड से आई जो काफ़ी पॉजिटिव थी। और मेरी जब पाकिस्तान के अंदर सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होने वाली थी, तो वन ऑफ द टॉप ईरानियन सोर्सेज उस रात को उन्होंने मुझे कॉन्फर्मेशन जो है वो दी थी कि हम जो है वो पाकिस्तान आएंगे। फिर अगली सुबह
उनसे जब दोबारा राब्ता किया तो उन्होंने कहा चूंकि हमारी कश्तियां जो है वो यूएस ने पकड़ी, इसलिए जो है वो हम नहीं आएंगे। अब जब उनसे मैंने पूछा कि कश्तियों का तो मामला जो है वो बहुत छोटा सा है, जो बाकी मामलात जो है हम देखते हैं, तो उनका कहना ये था कि हम एक सिविलाइजेशनल अप्रोच लेके चलते हैं, क्योंकि हमने सिविलाइजेशन का बर्डन लेके आगे जाना है। हम जो डील करेंगे वो पर्शियन सिविलाइजेशन को डिफाइन करेगी, और हमारी एक 3000-4000 साल तारीख है। आज भी जब हम खोल के देखते हैं तो उसमें लिखा होगा कि फलाने ने फलाने के साथ ये डील की थी और ये शिकस्त हुई थी और ये उनका पता था। आज से 1500 साल 1000 साल बाद हमारा नाम इसी डील के अंदर आएगा और हम पर्शियन सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लिहाजा कोई भी ऐसे ऑप्टिक्स अगर बनाए गए जिसमें ये दिखाया जाए कि हमें फोर्स करके जो है वो डील बनाई जा रही है, तो हम ये बात जो है वो नहीं मानेंगे अभी भी जो ऑप्टिक्स हैं। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि मैं ये नहीं देखता कि जंग जो होगी वो इस बात का हल होगी, क्योंकि जिस तरह महमल ने भी बात की, डॉक्टर साहब ने भी और भट्टी साहब ने भी जो है वो बात की, जो प्रेशर है बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो बंद किया है। अमेरिका एक आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट है, ये समझने की जरूरत है, और उस पर जो फाइनेंशियल इंपैक्ट है वो इतना बड़ा नहीं है जितना साउथ ईस्ट एशिया या वेस्ट एशिया के ऊपर इसका इंपैक्ट जो है वो आएगा। इट कैन स्टिल सस्टेन दिस, वो अभी भी सस्टेन कर सकता है। लेकिन जो यूरोप है जिन्होंने उनका साथ जो है वो नहीं दिया, इनडायरेक्टली गल्फ ममालिक की इकोनॉमी को चोक करना और ईरान की इकोनॉमी को जो है वो चोक करना टेक्निकली मींस कि आप यूरोप जिन्होंने आपका साथ जो है नहीं दिया, आप उनसे भी जो है वो इनडायरेक्ट जो है वो बदला ले रहे हैं। इट इज वेरी क्लियर ऑन द मैप जब आप नक्शा निकाल के जो है वो देखते हैं। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की पोजीशनिंग है इस टाइम पर, वो इस तरह बनाई जा रही है कि अगर वॉर को आप लेजिटिमेट नहीं समझते तो हम आपको लेजिटिमेसी की तरफ लेकर आना चाहते हैं कि साहब आखिर में हमसे कहें कि या तो इसको लड़ाई से खत्म कर दें या कोई ईरान को कहें कि डील के जरिए जो है इसको खत्म जो है वो करें। दिस इज एक्चुअली द प्रोपोजिशन दैट इज बीइंग क्रिएटेड राइट नाउ। बट इफ्तिखार, आई थिंक द क्वेश्चन हियर इज कि क्या ईरान सस्टेन कर सकता है? अभी आपने खुद कहा कि अमेरिका को उस तरह से इम्पैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन ईरान की हिकमत अमली हमने देखी है पूरा वक्त यही रही है कि थ्रू इट्स सब्सिडरीज और एलाइज वो प्रेशर बिल्ड करे, राइट? इकोनॉमिक बीइंग द बिगेस्ट। तो क्या इस वक्त जो स्टैंड ऑफ है उसके बाद इतना प्रेशर हो सकता है कि ईरान की स्ट्रैटेजी वर्क करे, या फिर ईरान को उल्टा नुकसान होगा इसका इन द लॉन्गर रन? देखिए, नुकसान तो हो रहा है। ये तो अगर बहुत भी ज्यादा कोई मुल्क आए कि नुकसान जो है वो नहीं हो रहा तो ये झूठ होगा, मैं ये नहीं मानता। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि ईरान इस नुकसान के बदले में अपनी सिविलाइजेशनल सोच छोड़ देगा, तो मेरे ख्याल में ये खाम ख्याली है। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वो डिस्ट्रक्टिव पाथ जो है वो ले लेंगे, लेकिन वो इस तरफ नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब अभी यहाँ पे कह रहे थे ना कि ईरान ने आज भी जो बयान दिया है उसमें इंक्लूसिव अप्रोच नहीं है। ईरान इस इलाके के ऊपर अपनी अजारादारी कायम करने वाली बात कर रहा है। जस्ट वन सेंटेंस देखें, जो स्टेटमेंट्स आती हैं उसको थोड़ा एनालाइज करके जो है वो देखना पड़ता है। जो इवन आपने जो जिक्र किया मुज्तबा खामेनाई साहब का, उन्होंने हम उसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाते क्योंकि टॉक शोज में हम यूजुअली बहुत सुपरफ्लुअस लेवल पर जो है वो बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे, एंड दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। द पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट इज कि वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट को जो है वो कम करने की जी वो करेंगे कि नहीं, 3.2 तक लेकर आएंगे, नहीं लेकर आएंगे। मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने पहले भी एग्रीमेंट किया था और कमर साहब ने JCPO का बैकग्राउंड जो है वो बता दिया। उन्होंने क्लियरली कहा था कि हम तैयार हैं काम करने के लिए। The question that I want to ask the panel is कि आप वाकई ये समझते हैं कि ये सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर वेपन के लिए ये जंग है? क्योंकि अमेरिका या उसके एलाइज कभी भी किसी खित्ते में सिर्फ और सिर्फ किसी एक पॉइंट की वजह से जो है वो नहीं जाते। यू ऑलवेज ट्राई टू हिट मल्टीपल बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन, यू नो। तो मल्टीपल है, और मेरे ख्याल में जो जिस टाइम के अंदर हम बैठे हुए हैं और जो हम देख रहे हैं, बेसिकली जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो आप बेसिकली वो सारे कंटेंशियस पॉइंट्स जो ब्रिटिश ने जो है वो आर्किटेक्ट करके जो है वो नक्शे पर बनाए हुए थे, उन सब की रिवर्सल की बात जो है वो कर रहे हैं। और वो उसके ऊपर जो है कि जंग मजीद फैलेगी, इस टाइम पर नहीं लेकिन फैलेगी जरूर। अलीना, ये बड़ा ही तशवीशनाक है। वैसे महमल, आप कुछ ऐड करना चाह रही है? काफी देर से दो आई वांट टू। देखिए अलीना,
नहीं, सिर्फ मैं आपको इसमें 2-3 छोटी-सी चीज़ें। एक तो पहली बात है कि जो अभी जैसे इफ्तिखार भी बात कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, हमने ये बात तो यहाँ पर ये हम कह चुके हैं कितनी दफ़ा कि इंटरनेशनल लॉ तो अब रह ही नहीं गया। मतलब जो अमेरिका ने अटैक किया वो बात नहीं है, जो गज़ा के अंदर 2.5 साल से नस्लकुशी चल रही है, इज़राइल जो कर रहा है, तो वो इंटरनेशनल लॉ की तो धज्जियाँ उड़ गई। अच्छा, उसके बाद भी हमने देखा कि अभी भी वेस्ट और अमेरिका सब इज़राइल के साथ ही खड़े हैं। वो अभी भी, अगर ईरान की भी बात होती तो यूरोपियन यूनियन ने भी जिस तरह कहा कि नहीं सैंक्शंस नहीं लिफ्ट कर सकते, इस तरह की बातें कर रहे हैं। बेसिकली एक वर्ल्ड जो ऑर्डर जिस तरह का है, जो अब तब्दील भी होगा इवेंचुअली, उसके अंदर इंटरनेशनल लॉ कहीं से नहीं आता। अच्छा, जो को एग्जिस्टेंस की मैं बात कर रही थी, देखें जब बेसेस होंगी, मिलिट्री बेसेस, जो ईरान की स्टेटमेंट, खाली ये आज आयतुल्ला की स्टेटमेंट की बात नहीं, अगर आप ओवरऑल भी देखें, जब इन ममालिक के अंदर अमरीकी बेसेस होंगी, जो कि वैसे तो उन ममालिक की प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन इस्तेमाल वो किस लिए हुई, इजराइल के लिए, इजराइल की प्रोटेक्शन के लिए और ईरान पे हमले के लिए, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर तो ईरान जो है वो इस तरह की बात करेगा। और वो अगर कोई जवाबी हमले भी किए थे, वो सेल्फ डिफेंस के अंदर किए गए थे ना, वो कोई जाती दुश्मनी के अंदर तो नहीं किए गए थे। वो अभी भी को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि आप जो अमेरिका को बेसिस दी हुई है, जो अमेरिका को बुलाया जाता है इधर मेरे पे, मतलब ईरान पे अटैक करने के लिए या किसी और के ऊपर, तो ये मत करें। हम आपस में बैठ के कोई चीज जो है वो फॉर्मुलेट कर लेंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू ग्लोबल या रीजनल ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि ईरान की डोमिनेंस हो, उसका मतलब है कि आप को एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि एक दुनिया के अंदर अगर वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, तो हम भी जो ममालिक हैं, हम इधर बैठकर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में सोचें, और हम सोचें कि हमने आगे क्या करना है। देखें, जो अभी भी बात इधर इफ्तिखार ने भी की, क्या जो वो इनकी जो शिप्स के बारे में, अब वो एक एक्ट ऑफ एग्रेशन था ना, वो एक बहुत बड़ा एक्ट ऑफ एग्रेशन था अमेरिका की तरफ से। उसकी वजह से जो है ये जो चीज डीरेल हुई, जो अगर सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स डायरेक्ट दोबारा अगर हो जाता, ये डीरेल करना तो अमेरिका के एक्ट ऑफ एग्रेशन की वजह से। जंग भी उन्होंने शुरू की, बाकी भी इस तरह की जो चीजें करते हैं उनकी स्टेटमेंट्स हो जाती है। ईरान के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, ईरान धमकियों से नहीं डरेगा, जितना भी उनका लॉस हो, उनका डैमेज हो, बात वही है जिस तरह भी इफ्तिखार ने तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, सिविलाइजेशनल और उस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। धमकी, अगर ट्रंप समझते हैं कि वो धमकी देकर ईरान को डरा सकते हैं या एक और हमला करके वो कोई उनको डील के ऊपर मजबूर कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये नहीं होगा। इसका नुकसान दुनिया को होगा। ईरान तो जो है वो इवेंचुअली जो है इस चीज को सह लेगा। डॉक्टर साहब, कंक्लूडिंग कमेंट्स। जी, मैं बस यही मैं ये समझता हूँ कि इस जो एग्रेसर्स हैं, जो स्पॉयलर्स हैं इजराइल के अंदर, और जो ट्रंप साहब को जो इस तरह के आइडियाज दे रहे हैं, मेरा ख्याल है ईरान को उनको नाकाम करना चाहिए। लेकिन अगर ईरान का ये भी मसला है ना, देखें कि ईरान का जो सारा मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस नेटवर्क नहीं है। अब वो जो मिडिल ईस्ट में स्पेस एंजॉय करते थे वो नहीं है। डॉक्टर साहब, पैनल पे सिर्फ सोच का फर्क ये आ रहा है कि आप बार बार जो बार है, जो ओनस है, वो ईरान के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं इस वक्त। बाकी पैनल की सोच ये है कि इस वक्त जो बार है या ओनस है वो अमेरिका के ऊपर है, क्योंकि वो अग्रेसर है, इंस्टिगेटर है इस सारी जंग का। मैं, देखिए, मेरा ख्याल है मैं शायद कन्वे नहीं कर पा रहा। देखिए, अमेरिका तो एग्रेसर है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है। मैंने तो सिर्फ इतनी अर्ज करने की जिसारत कर रहा हूं कि देखें इन स्पॉइलर से बचना कैसे है, अपने आप को बचाना कैसे है, अपना प्लान मुझे बताएं। जब बागची साहब ने जिनीवा में मान गए थे कि हम यूरेनियम डाउनब्लेंड करने को तैयार थे, वो क्या था? वो बचने की स्ट्रैटेजी थी, वो जंग में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अमेरिकन फिर जाके उन्होंने जाके हमला कर दिया। तो द क्वेश्चन इज कि मेरी जो इंटेंशन है दैट इज टू सेव ईरान। मेरी इंटेंशन ये है कि उन स्पॉइलर से बचना है। मेरी इंटेंशन ये है कि आए यहाँ से निकलना कैसे है। मैं कोई ये नहीं कहना चाहता कि ईरान जो है वो गलत ले रहा है। मुझे लगता है लेकिन सर व्हाट एवरीबॉडी नहीं, सब ये कह रहे हैं कि ईरान ने तो हर चीज बाय द बुक की। वो तो बैठा, वो तो जो पिछले साल था ओमान में भी बैठा हुआ था, मस्कत में ये मुज़ाकरात करने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन तब भी अमेरिका ने आकर मुज़ाकरात को ख़त्म किया, थ्रेटन किया। अभी भी ऐसा ही है कुछ। तो फिर जो आप बार बार ये कहते हैं कि ईरान को, डॉक्टर साहब से मैं एक छोटी सी एग्जांपल, इसमें से मैं एक चीज, महमल की बात सुनते हैं। जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी,
तो पाकिस्तान के पास आपको मालूम है, बाद में रिपोर्ट भी हुआ कि इन्हीं कंट्रीज़ में से एक जो है उन्होंने आकर हमें ज़रा कहा कि अब आप रिटेलिएट ना करिएगा, और फाइनेंशियल भी हमें जो है साथ थोड़ी सी उसकी धमकी वगैरह लगाई। लेकिन पाकिस्तान का जवाब क्या था कि हम मौका आने पर करेंगे रिटेलिएट, क्योंकि उन्होंने एग्रेशन किया है, तो जवाब तो हम देंगे। आपने अगर ये फाइनेंशियल चीज़ें जो भी करना, आप धमकी ना दें हमें, आपने जो करना है आप कर लें, हम जवाब तो देंगे। और जवाब हमने दिया बयान मरसूस की सूरत में, बहुत अच्छा जवाब दिया। तो ईरान के ऊपर भी जो ये चीज़ इस तरह का कहना कि आप बेसिकली जो है बाकी ममालिक भी हैं और ये है वो, जो उसने सेल्फ डिफेंस में किया वो भी उसके ऊपर होना चाहते हैं ना। मेरे ख्याल में अग्रेशन जो किया उन्होंने जवाबी कार्रवाई उसकी कर रहे हैं, तो इसलिए अगर मुझे सिर्फ एक सेकंड दें, इसमें ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ये है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ एक कंपटीशन पूरे मिडिल ईस्ट में कर चुका हुआ है। आप इन शेप ऑफ जो प्रॉक्सीज है, आप उसको क्यों भूल जाते हैं? क्यों आप इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि अमेरिका और ईरान ने आखिरकार ईरान के अंदर क्यों हमला किया? और जब तक वो रेजिस्टेंस नेटवर्क मौजूद थे तब तक बाहर रहा, डिटेरेंस रही। जब वो रेजिस्टेंस नेटवर्क खत्म हुए तो वो अंदर आए। और अब हमें तो स्पॉइलर से बचना है, हमें तो नेतन्याहू की वॉर मॉन्गरिंग से बचना है, जिसने गजा के अंदर जो कुछ किया है वो ईरान के अंदर क्या क्या नहीं करने की सोच रखता। सो मुझे तो जो इस वक्त इजराइल के अंदर आप देखिए एब्सोल्यूट साइलेंस नजर आ रही है, वो एब्सोल्यूट साइलेंस भी खतरनाक है। वो डॉक्टर साहब, आप एसेंशियली क्या प्रपोज कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एसेंशियली ईरान को कहना चाहिए कि जो भी ऑफर हो रहा है इस वक्त अमेरिका की तरफ से, दे शुड गो अहेड विद इट, बस उनको कह देना चाहिए न्यूक्लियर की बात करते हैं, जो भी उनकी शराइत है उनके ऊपर। फिर देखिए मैडम, ईरान का अपना नेशनल इंटरेस्ट है, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, वो आपकी तजवीज क्या है? हाँ, आपकी तजवीज क्या है? मेरी तजवीज ये है कि ईरान को एक इंक्लूसिव मिडिल ईस्ट के अंदर और जीसीसी के अंदर फ्रेमवर्क लेके आना चाहिए, सबको साथ करना चाहिए। अच्छा। सिर्फ अकेले स्टेट ऑफ हार्मोज का मुस्तकबिल तय करने की बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, बाकियों को बाहर रखें, बाकी अमेरिका का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल वाटरवे है, इसके अंदर कोई एक मुल्क अपनी इजारादारी या उसकी बात नहीं कर सकता। ना वो अमेरिका कर सकता है, ना बाकी जीसीसी के ममालिक कर सकते हैं, ना ईरान कर सकता है। मेरा मौका वैसे भी ना वो उन्होंने खोल दिया था जब हमारे सीडीएफ गए थे वहां पर, और फिर उसके बाद ट्रंप ने कहा कि वो नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे, तो इसलिए ईरान तो तैयार हो गया था। ये भी मैं इसमें कहूँ कि इसके अंदर भी अमेरिका का ही मसला है, ये भी कोई ईरान का मसला नहीं था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे भी वो बात करने और उसको ये जो बाकी ममालिक के साथ मिलकर भी ठीक करने के लिए वो तैयार बैठे थे। ये बहुत ज्यादा जो है इश्यूज एक्चुअली अमेरिका और इजरायली एग्रेशन ही की वजह से, और जो अमेरिका ने भी डॉक्टर साहब, you're outnumbered today। ईरान की प्रॉक्सीज की बात हो रही है रीना, ईरान डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है रहना चाहिए। अमेरिका कितनी दफा ईरान के अंदर इंटरफेरेंस की है और अमेरिका ने इस खित्ते में कितनी जंगें की हैं। मुझे कल भी आपने अकेले किया था और आज आपने मेरी बात से सारा आर्गुमेंट शुरू किया। डॉक्टर साहब यू आर आउट नंबर टुडे। लेकिन हम ये करते हैं, हम बता देते हैं अक्सरियत की राय यही खूबसूरती है कि यहाँ पर हर राय को मौका दिया जाता है और स्पेस दी जाती है। एक जाविया पेश किया है, अपनी तजवीज़ पेश की है डॉक्टर कमर चीमा साहब ने, ज़रा हट के है, हमारा बाकी पैनल बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। आप सोशल मीडिया के ऊपर हमें बताइएगा कि आप किसकी राय से ज़्यादा इत्तफाक करते हैं, किसकी राय में आपको ज़्यादा वजन लगा इस वक्त जो बड़ी गंभीर सूरत हाल है, इसको मद्देनज़र रखते हुए। तो आज के प्रोग्राम से अल्लाह हाफ़िज़।